Okay, in the last class we have seen this. There was a block on the horizontal surface. It was tied by a string, and the string is going over a pulley, and a block is hanging vertically. Now the block which is hanging vertically has mass of 1 kg, and the block on the horizontal surface was 5 kgs, right? Now the question was, what is the tension in the string? What is the frictional force generated between the 5 kg block and the horizontal surface? And what is the acceleration of the blocks? One thing is sure, the acceleration of the blocks will be equal. Acceleration of the blocks will be equal. Why? Because there is a simple one string going over a pulley. ये A से नीचे आया तो वो A से राइट को जाता. ठीक है? Clear? समझ में आई बात? समझ में आई ना? अभी first thing is you have to check whether the tension that is coming in the string is it enough to move the 5 kg block. Maximum tension कब आता? जब 1 kg block rest पे है. Do you agree? जब 1 kg block rest पे है, जब maximum tension आता. Reason? क्योंकि mg उसका नीचे वेट है, हाँ, ऊपर टेंशन आ रहा वेट, और टेंशन अगर mg से इक्वल हो गया तो रेस्ट पे रहता. अगर टेंशन कम है तो ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट होता. समझ गए? तो टेंशन या तो इक्वल रह सकता जब वो ब्लॉक रेस्ट पे है, या नहीं तो कम रह सकता, ज्यादा तो नहीं रह सकता mg से. तो लेट अस सी, सपोज वी सपोज दैट 1 kg रेस्ट पे है. 1 kg अगर रेस्ट पे है, 1 kg अगर रेस्ट पे है तो टेंशन कितना आता? मैक्सिमम m1g आता. m1 1 kg है, g 10 है, तो कितना आता? 10 न्यूटन आता. अभी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता? म्यू mg. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता? म्यू mg. यहाँ पे दिख रहा ना म्यू mg, और म्यू mg की वैल्यू कितनी आई? इधर 25 न्यूटन आई. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 25 एंड द फोर्स दैट इज ट्राइंग टू पुल इट इज 10. तो फ्रिक्शन जो जनरेट होता 25 रहता है, 10 रहता? 10 रहता, क्योंकि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रहा फोर्स लगा रहे आप तो एडजस्ट हो जाता फ्रिक्शन. ठीक है? दैट मींस व्हाट? these blocks will remain at rest. समझ गए? और फ्रिक्शन कितना आता? 10 न्यूटन, और टेंशन कितना आता? 10 न्यूटन, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या आता? 0. तो ये सब चीजें नीचे लिख के देखो. टेंशन 10, फ्रिक्शन 10, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज 0. अब नेक्स्ट, म्यू की वैल्यू बदला दिए. म्यू की वैल्यू 0.1 कर दिया 0.5 से. ठीक है? तो अभी देखेंगे, सपोज इट इज एट रेस्ट, सपोज 1 kg इज एट रेस्ट, तो टेंशन कितना आ रहा? 10 न्यूटन आ रहा. और ये देखो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा? देखो म्यू mg, तो म्यू 0.1 है, m 5 kg है, हाँ, तो कितना आता? 5 न्यूटन आता. 5 10 mg ना, 0.1 इंटू 5 इंटू 10 कितना आता? 5 न्यूटन आता. नाउ 10 से कम है 5 न्यूटन, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना आता? 5 न्यूटन आता, क्योंकि लिमिटिंग उतनी है. ठीक है? नाउ यू आर पुलिंग इट विथ 10 न्यूटन. ठीक है? और फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, तो मूव करेगा ना ब्लॉक. तो 5 kg वाला राइट पे मूव करेगा, तो 1 kg वाला नीचे मूव करेगा. तो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लिया विथ एक्सेलरेशन. ठीक है? एक्सेलरेशन नीचे है 1 kg का, और 5 kg का राइट में है. समझ में आई बात? तो बोलो, दो इक्वेशंस आ जाते हैं. m1 का क्या आता है? m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 है. कैसा लिखे? ये a के साथ का पॉजिटिव लेना फोर्स, a के अगेंस्ट जो है नेगेटिव लेना. ठीक है? अब सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आया? 10 माइनस टी इक्वल टू a आ गया, क्योंकि m1 1 kg है. समझ गए? ये इक्वेशन है. m2 के लिए अगर लगा है तो टेंशन राइट में ऐड कर रहा और फ्रिक्शन लेफ्ट में ऐड कर रहा. यहाँ पे देखो फ्रिक्शन लेफ्ट में ऐड कर रहा हूँ. फ्रिक्शन कहाँ ऐड कर रहा? लेफ्ट में ऐड कर रहा. क्यों? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में आता. तो उस पे क्या आता? t माइनस f इक्वल्स टू m2a. तो t माइनस f कितना है? लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग की वैल्यू डाल दिया, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आया. अब इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करो. इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो. कैसा सॉल्व करते? सिंपली ऐड कर दो, t कैंसिल हो जाता. तो क्या आता? a इज इक्वल टू 5/6 आया. a इक्वल्स टू 5. अब a कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, है आपको t की वैल्यू आ जाती. तो t कितना आया? 55/6 न्यूटन आया. t कितना आया? 55/6. तो आंसर क्या है? a 5/6 है दोनों का, t 55/6 है, और फ्रिक्शन 5 न्यूटन है. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने ब्लॉक का देखा था. अभी
एक वेज है, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है और वेज का इंक्लिनेशन है थीटा, समझ में आई बात? और ये जो ऊपर ब्लॉक है उसका मास कुछ दिया है m, मास क्या दिया? m दिया, ठीक है, मास दिया m, समझ में आई बात? अभी क्या दिया साइड में देखो, म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा दिया, म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। अगर म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, will it slide down or will it stay on the surface? म्यू ग्रेटर है ना, tan थीटा से ग्रेटर है, बोलो। ब्लॉक विल स्टे ऑन द वेज, इट विल नॉट स्लिप ऑन द वेज। अगर म्यू लेस देन tan थीटा है तो जो है ना नीचे स्लाइड होता। इन अदर वर्ड्स, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू से बढ़ के है और अल्फा से बढ़ के है तो स्लाइड होता, और थीटा tan इनवर्स म्यू से कम है तो रेस्ट पे रहता वो, ठीक है, समझ में आई बात? Now the question is, we have to make the block slide. We have to make the block slide. Now we can make the block slide either down the inclined plane or up the inclined plane. ठीक है, अप द इंक्लाइन प्लेन कर सकते हैं और डाउन द इंक्लाइन प्लेन कर सकते हैं। अगर ब्लॉक को इधर एक्सेलरेट करे तो अप द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड होता, अगर ब्लॉक को इधर एक्सेलरेट करे तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड होता, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये लेंगे A1 का, इट इज गोइंग टुवर्ड्स, the wedge is accelerating towards left, towards left। तो इस केस में अगर स्लाइड हुआ तो किधर स्लाइड होता? अप द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड होता, समझ में आई बात? और प्रॉब्लम कहां से करेंगे हम लोग? वेज पे ठहर के करेंगे, ठीक है। तो वेज पे ठहर के कर रहे तो वेज एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता। और सूडो फोर्स किधर आता? एग्जैक्टली ए जो है ना A1 के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आता और इक्वल टू MA रहता, इक्वल टू MA। यहाँ पे A1 है तो MA1 रहता, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया MA1। MG भी ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अभी, ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा, ये सूडो फोर्स है, और ये वेट एक्ट कर रहा है, MG नीचे है, ठीक है। तो सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा और MG जो है ना वर्टिकली एक्ट कर रहा। अब ये फोर्सेस को हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते, एक नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालते और एक अलोंग द प्लेन के कंपोनेंट्स निकालते। तो ये जो mg है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, क्योंकि ये होता थीटा, कौन सा एंगल होता थीटा बोलो? ये एंगल होता थीटा, ये एंगल थीटा होता, राइट, और ये एंगल भी थीटा होता, राइट। तो थीटा के साथ का mg cos थीटा, जो थीटा के साथ नहीं है वो mg sin थीटा, समझ में आई बात? ओके, MA के भी दो कंपोनेंट्स हैं, MA1 cos थीटा अलोंग द प्लेन आता और MA1 sin थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन आता। तो जो पिंक कलर के है वो कंपोनेंट जो है ना A1 के है, MA1 के है, और जो ग्रे कलर के कंपोनेंट्स है वो MG के कंपोनेंट्स है, समझ में आया? अब एक चीज देखो, MG cos थीटा और MA1 sin थीटा एक साथ एक्ट कर रहे, मतलब वो दबा रहे ब्लॉक को ऑन द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू उनका सम होता, दोनों का सम होता, ठीक है। नाउ द ब्लॉक विल स्लाइड, अच्छा फ्रिक्शन किधर रहता? नाउ इट विल ट्राई टू स्लाइड अप द इंक्लाइन प्लेन ना, तो फ्रिक्शन नीचे रहता, फ्रिक्शन नीचे रहता। तो देखो, फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड अप द इंक्लाइन प्लेन, फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड अप द इंक्लाइन प्लेन, MA1 cos theta must be greater than F plus mg sin theta। देखो MA1 cos theta, देखो ये स्लाइड हुआ तो ऊपर की तरफ ही होता ना, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन, वो जो है ना डाउन द इंक्लाइन प्लेन के फोर्सेस के सम से ज्यादा रहना, तो वो लिख दिया यहाँ पे स्टेटमेंट, समझ गए? मगर अपने को F नहीं मालूम क्या है, बट वी नो अगर स्लाइड हो रहा तो लिमिटिंग आ गया, स्लाइड हो रहा तो लिमिटिंग, स्लाइड होने से पहले लिमिटिंग से कम हो सकता, पर स्लाइड हो रहा अगर तो लिमिटिंग आ गया, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग। तो F इज इक्वल टू F लिमिटिंग which is equal to mu into normal reaction, but normal reaction क्या है? mg cos theta plus ma1 sin theta, समझ गए? तो F is equal to mu into mg cos theta plus ma1 sin theta हो जाता। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया F की जगह में, F की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर F की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, करने के बाद A1 के फैक्टर्स, A1 के टर्म्स पूरे लेफ्ट पे ला लिए, G के टर्म्स पूरे राइट पे भेज दिए, हाँ,
और कॉमन निकाल लिए a1 और g कॉमन निकाल लिए, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा है। क्लियर? तो इतना मिनिमम एक्सेलरेशन रहा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ स्लाइड करता है। समझ में ये बात? अच्छा, नेक्स्ट अगर एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो इट विल स्लिप डाउन द इंक्लाइन। समझ गए? अब देखो, अगर A2 राइट की तरफ है तो Ma2 किधर आता? लेफ्ट की तरफ आता। तो Ma2 लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा। अच्छा, mg के दो कंपोनेंट्स है, mg cos थीटा, और ये थीटा होता, मालूम ना? ये होता थीटा और इधर ये होता थीटा। ठीक है, तो थीटा के साथ का cos थीटा रहता, थीटा के साथ नहीं है जो, वो sin थीटा रहता। तो mg cos थीटा नीचे आ रहा है, mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा। और Ma2 के भी दो कंपोनेंट्स आ रहे, एक Ma2 cos थीटा और एक Ma2 sin थीटा। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो कि जो Ma2 sin थीटा है, ये जो Ma2 sin थीटा ये वाला जो है, वो mg cos थीटा के अगेंस्ट काम कर रहा, मतलब mg cos थीटा के इफेक्ट को कम कर रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg cos थीटा माइनस Ma2 sin थीटा। समझ गए? तो ठीक है, अभी लिखेंगे फॉर द ब्लॉक टू स्लिप mg sin थीटा, और डाउन नीचे स्लिप हो रहा ना, तो वो फोर्स ज्यादा रहना, mg sin थीटा प्लस Ma2 cos थीटा मस्ट एक्सीड f ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो मैं वो स्टेटमेंट लिख दिया। तो f इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस Ma2 sin थीटा है। हाँ, तो f इज इक्वल टू आ गया, तो mg sin थीटा प्लस Ma2 cos थीटा मस्ट एक्सीड म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे लिख दिया, देखो ये फ्रिक्शन है। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, ये अप द इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, अब A2 के टर्म्स पूरे लेफ्ट पे ला लिए, G के टर्म्स पूरे राइट पे ले लिए, तो आपको A2 की वैल्यू आ गई। अब एक चीज गौर करो, A2 की वैल्यू कैसी है? A2 की वैल्यू कैसी है? A2 में ऊपर माइनस आ रहा, नीचे प्लस आ रहा, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और यहाँ पे A1 में ऊपर प्लस आ रहा, नीचे माइनस आ रहा। एंड एज एक्सपेक्टेड ना, ऊपर की तरफ स्लाइड करना है तो ज्यादा लगता है एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ थोड़ा आसान है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होता? कम आता। क्लियर? क्लियर ना? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग। बैंक मतलब क्या? जो रिवर के साइड में जो रहता है उसको रिवर बैंक बोलते। ठीक है, तो बैंक जनरली ऐसा रहता, देखो ये रिवर है तो बैंक ऐसा रहता, मतलब बैंक हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, बैंक कैसा रहता? एक एंगल पे रहता। अगर कोई रोड है, रोड ऐसी है, इस पे कार जा रही है ऐसा, ठीक है, तो दिस रोड इज हॉरिजॉन्टल, अगर तो उसको अनबैंक्ड रोड बोलते। क्या बोलते हैं? अनबैंक्ड रोड। अगर रोड टेढ़ी है ऐसा, तो उसको बैंक्ड रोड बोलते। क्या बोलते हैं? बैंक। समझ गए? बैंकिंग कहाँ पे करते? अगर गाड़ी को टर्न करना है, समझ गए, फॉर एग्जांपल राइट में टर्न करना है जाके, तो रोड वहां पे थोड़ा ऐसा रखते। समझ गए? अगर लेफ्ट में टर्न करना है तो रोड ऐसी रखते। समझ गए? क्योंकि थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आई बात? ओके। अब बैंकिंग से पहले मैं एक चीज रिपीट करता हूँ जो ऑलरेडी देख लिया आप लोग। सपोज एक गाड़ी है ऐसा, और ये रोड पे है, और रोड पे अगर फ्रिक्शन है, क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। नाउ दिस रोड इज सर्कुलर। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर? हाँ, मतलब वो टर्न हो रही रोड यार। हाँ, सपोज राइट पे टर्न हो रही, ऐसा टर्न हो रही, तो सर मतलब टॉप व्यू अगर देखे इसका, अगर इसका टॉप व्यू देखे, टॉप व्यू ऐसा आता। ये सर्कुलर रोड है, ठीक है, ये सर्कुलर रोड है आपकी। ये रोड है अम्मा, ठीक है, और आपकी आपकी कार कहाँ पे है? यहाँ पे। आपकी कार यहाँ पे ऐसा जा रही, ठीक है, क्लियर?
इसका मतलब ये जो कार है इट इज मेकिंग ए टर्न, और ये जो कार का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, ये इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस क्या है, आर। दैट मीन्स दिस कार इज मूविंग विथ सम स्पीड v एंड टर्निंग ऑन ए रोड ऑफ रेडियस r। तो ये स्पीड को क्या लेंगे हम लोग, v लेंगे। और ये टॉप व्यू है, क्या है, टॉप व्यू। तो अगर यहाँ से देखे, पीछे से देखे तो ऐसा दिखती कार। ठीक है, समझ में आई बात, जो भी है व्हीकल, ठीक है, सम ऑटोमोबाइल। नाउ एक चीज गौर करो, अगर इसको ये सर्कल पे जाना है, इसको ये सर्कल पे जाना है, ये आर में बदला दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ये सर्कल पे जाना है, तो इस पे क्या रिक्वायर्ड है, सर्कल, कोई भी चीज सर्कल पे ट्रैवल करने के लिए उस पे क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। ओके, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर रहता, बोलो, इधर रहता, ठीक है। तो एफ सेंट्रीपिटल इज रिक्वायर्ड, समझ गए। एफ सेंट्रीपिटल कितना होना, बोलो, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv square by r. So this is the centripetal force required. Now suppose in the case above horizontal है road, तो who is providing the centripetal force? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन कितना रहता, बोलो, फ्रिक्शन कितना रहता, ओके, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, डू यू एग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन सिंस only centripetal force that can act on the vehicle is frictional force. What can we say, F is equal to mv square by r. समझ गए। बट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग से ज्यादा है तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो लिमिटिंग से कम रहे तो एडजस्ट कर लेके प्रोवाइड करता। तो क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, F must be less than or equal to F limiting. What is F limiting equal to? Mu into mg। समझ गए। तो क्या लिख सकते, बोलो बोलो, mv स्क्वायर बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। mm कैंसिल हो गया, तो v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ mg कहाँ से आया, समझ गए। तो it doesn't matter what the mass of the vehicle is, the maximum safe speed for turning on a radius road of radius r will depend on coefficient of friction, gravity तो anyway constant रहती, समझ, रेडियस, ठीक है, छोटा रेडियस छोटी स्पीड, बड़ा रेडियस बड़ी स्पीड। मतलब बहुत ज्यादा है रेडियस तो ज्यादा स्पीड पे चला सकते हैं, मगर बहुत ही छोटा है तो स्लो कर लेना पड़ता, समझ गए। If r equals to infinity, what do you mean by r equal to infinity? The road is ऐसा, road is, if r equal to infinity, the road is straight. Very good. If r equals to infinity,
road is straight. Then V call V has no limit. V has no लिमिट. कितने भी स्पीड जाओ प्रॉब्लम नहीं होता आपको. समझ गए? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात ये. नाउ व्हाट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? व्हाट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? What if there is no friction? No, no. If there is no friction, if there is no friction, what must be done? Sir, centripetal force will not exist. Okay. क्या बोले? Centripetal force will not exist. Friction is not there. If there is no friction, there will be no centripetal force. On a horizontal road. On a there will be no centripetal force on a horizontal road. The fact is, fact क्या है? Fact क्या है? फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता. अगर म्यू जीरो है तो फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते? velocity. If there is no friction, there can be no centripetal force on a horizontal road. Now, when there is no friction, who will provide the centripetal force? Who can provide the centripetal force? देखो, हाँ? When a vehicle is moving on the road, there are only two contact forces. One is frictional force, the other is normal reaction. Normal reaction. So there are only two forces. उसमें से एक तो है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि म्यू जीरो है. So the only contact force that is left is normal reaction. Now, in absence of centripetal force, in the absence of frictional force, the only force that can provide centripetal force is normal reaction. मगर अगर रोड हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा, सेंटर की तरफ कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, तो क्या करते हम लोग? क्या करते? रोड को बैंक करते. क्या करते? ऐसे बैंक कर देते रोड को. क्या करते? बैंक कर. अभी फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन निकाल दिया. ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. और जो बैंकिंग का एंगल क्या है? थीटा है. ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? थीटा है. तो अभी एक चीज गौर करो यहाँ पे, जो नॉर्मल रिएक्शन है किधर रहता? ऊपर रहता. राइट, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहता. मतलब ऊपर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस रहता. ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं. ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है. ये जो है ना एन कॉस थीटा रहता. ये क्यों एन कॉस थीटा रहता बोलो?
ये होता n cos थीटा और ये क्या होता, ये n sin थीटा रहता। समझ में आई बात? ओके, ये n cos थीटा है और ये n sin थीटा है। क्लियर? और थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे ये है थीटा। समझ में आई बात? कैसे मालूम ये थीटा है? नहीं भाई, ये थीटा कैसा मालूम पहले? ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल। समझ गए? अभी मेरे को बोलो कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन है यहाँ पे? रोड का सेंटर किधर है? रोड का सेंटर किधर है? गाड़ी राइट की तरफ टर्न हो रही है। ये गाड़ी कौन सी तरफ टर्न हो रही है? राइट की तरफ। समझ गए? तो सेंटर किधर है रोड का? नहीं, ये गाड़ी किधर टर्न हो रही? सॉरी, लेफ्ट पे टर्न हो रही। ये गाड़ी किधर टर्न हो रही? लेफ्ट पे। तो सेंटर किधर है रोड का? लेफ्ट पे रहता। समझ गए? यहाँ पे कहीं रहता सेंटर इसका, इधर कहीं रहता सेंटर। समझ गए? मतलब टॉप व्यू अगर देखे तो ऐसा रहती रोड की। तो इधर है गाड़ी आपकी, इधर है, तो आपका सेंटर इधर है। तो सेंटर की तरफ फोर्स देखो, लास्ट टाइम भी उधर ही था ना फ्रिक्शन। देखो लास्ट टाइम फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लेफ्ट पे था ना, दिख रहा? तो यहाँ पे भी सेंटर की तरफ क्या है? फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं है? क्यों? न्यू इज जीरो। न्यू इज तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखते हैं बोलो? इज प्रोवाइडेड बाय n sin थीटा। तो इक्वेशन क्या था जल्दी से बोलो? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो n sin थीटा इज मतलब n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। डू यू एग्री? एंड व्हाट अबाउट n cos थीटा? व्हाट अबाउट n cos थीटा? n cos थीटा ऊपर की तरफ है। अच्छा मेरे को ये बोलो, ये जो ट्रक है ऊपर नीचे एक्सेलरेट हो रहा, मतलब ऊपर नीचे एक्सेलरेट हो रहा या वहीं रह रहा? वर्टिकली ऊपर जा रहा? नहीं जा रहा, उधर ही है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस बैलेंस करना है एक दूसरे को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, एक n cos थीटा ऐड कर रहा, दूसरा वाला mg ऐड कर रहा नीचे। mg विल बी बैलेंस बाय mg इज बैलेंस बाय n cos थीटा। तो क्या लिखते हैं आप? mg इज इक्वल टू n cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको डिवाइड कर दो 1/2। क्या था? mm कैंसिल हो जाता, v स्क्वायर बाय rg इक्वल्स टू tan थीटा आता, nm कैंसिल हो जाता और tan थीटा आता। समझ गए? तो नेक्स्ट क्या आता? थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। ये थीटा जो है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ क्या बोले? वो पास में से हट
समझ गए? हाँ, वो पाथ से हटके सीधा आना है कि कहाँ सीधा आना है? वो पाथ पे है हाँ। तो बैलेंस में रहती है। अगर ऐसा हटके नहीं सीधी रोड पे जाना है सीधा आना है तो बैंकिंग जीरो कर देना। समझ गए? सी व्हाट इज थीटा? It is the angle that must be maintained on a road of radius r for going with a speed of v. इस पे अगर v से जाना है आपको, हाँ ठीक है, इस पे अगर v से ट्रैवल करना है और रेडियस r है तो इतना थीटा रहना, या नहीं तो उल्टा भी बोल सकते हैं आप, अगर थीटा एंगल दे दिया, अगर थीटा एंगल दे दिया और रेडियस r है तो v इज इक्वल टू rg tan थीटा ऑफ अंडर रूट और अंडर रूट rg tan थीटा। समझ गए? दिस मस्ट बी द स्पीड विथ विच, the truck should move. The truck should go. okay, this is the required speed to move on a frictionless road With banking. With banking. of radius r and angle of banking Angle of banking and inverse of theta, angle of banking theta। theta. समझ में आई बात? Yes. क्लियर? Yes, yes. अच्छा, फिर से ये थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये जो थीटा का फॉर्मूला है ना, उसको गौर से देखो थोड़ा। ये जो थीटा का फॉर्मूला आया उसको थोड़ा गौर से देखो क्या है। Radius भी निकालना है. ये फॉर्मूला देखो, if the road is straight, Straight. Then what will be the value? बोलो, r equals to The road is straight. Then R is equal to infinite house. infinity। if r equals to infinity, 1 by infinity क्या होता? जीरो होता। तो tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता? क्या होता? Theta is zero. थीटा इज जीरो एज एक्सपेक्टेड। अगर टर्निंग नहीं है तो बैंकिंग जीरो रखते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट। Then we'll not consider theta. समझ में आई बात? Yes. इफ आर इज जीरो, आर जीरो कहाँ पे रहता? नहीं, रोड का रेडियस जीरो रहता कभी, मतलब जीरो का मीनिंग क्या है? अच्छा, ओके, फाइन, ऐसा मत करेंगे, उल्टा करेंगे। नो, फॉर थीटा टू बी 90 डिग्रीज, व्हाट डू यू मीन बाय 90 डिग्रीज? बोलो। एंगल ऑफ बैंकिंग 90 है तो रोड कैसी रहती? बोलो। वर्टिकल रहती, रोड वर्टिकल रहती। कभी देखे वर्टिकल रोड? कभी वॉल पे गाड़ी चला रहे सो देखे जिंदगी में? हाँ, मोटरसाइकिल चलाते वॉल पे। समझ गए? क्लियर? हाँ, वो 90 डिग्री रहता। ऑलमोस्ट क्या रहता? नाइन्टी डिग्रीज रहता, ठीक है। उसका रेडियस क्या रहता? छोटा रहता। देखिए, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर रेडियस पे दीवार पे चला सकते, एक छोटे रेडियस पे चलाते, ठीक है। इट विल बी वेरी स्मॉल।
So for theta to be 90 degrees, R should be small. अच्छा थीटा 90 कब होता? tan, अच्छा tan थीटा क्या आता? v स्क्वायर बाय आर जी ना. हाँ tan 90 क्या होता? अनडिफाइंड. अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मीन समथिंग बाय जीरो. जी तो जीरो नहीं हो सकता, देन आर मस्ट बी जीरो. समझ में आई बात? आर मस्ट बी जीरो. समझ गए? हाँ छोटी जगह में मोटरसाइकिल जो है ना वॉल पे चलाते हैं, क्योंकि अगर वर्टिकल रखना है वॉल तो रेडियस छोटा रखना पड़ता, रेडियस छोटा रखना पड़ता. अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जीरो तो नहीं है ना सर, थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि थोड़ा फ्रिक्शन भी रहता है वहां पे, तो थोड़ा वो कंपेंसेट कर लेता. ठीक है, नहीं तो एक्चुअली रियलिटी में जीरो रेडियस पे चलाना पड़ता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो छोटे रेडियस पे चलाते. समझ में आई बात? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग. समझ गए? ये है बैंकिंग. अच्छा अब नेक्स्ट ये देखेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो क्या होता. फ्रिक्शन है, रोड पे फ्रिक्शन है, मगर इतना भी नहीं है कि गाड़ी को होल्ड कर सके वेलोसिटी वी पे. म्यू है, मैं बताता हूँ मैं करा. तो ये तो फ्रिक्शनलेस के लिए अब तक जो भी करे वो क्या है? फ्रिक्शनलेस के लिए है. सपोज देयर इज फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू है नॉन जीरो. म्यू क्या है? नॉन जीरो है, तो कुछ फ्रिक्शन है अपने पास. ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम एक एग्जैक्ट स्पीड पे जाना आया था हमको, कितना है? v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा. एग्जैक्टली वही स्पीड पे गए तो जा सकते हैं, उससे ज्यादा गए तो क्या होता? बाहर की तरफ स्लिप हो जाती, उससे कम गए तो क्या होता? नीचे की तरफ स्लिप हो जाती. एग्जैक्टली उस स्पीड पे गए तो आप जा सकते. ठीक है, समझ में आई बात? अब सपोज कुछ फ्रिक्शन है तो एक रेंज ऑफ स्पीड आती, एक रेंज ऑफ स्पीड. समझ गए? मैक्सिमम स्पीड इतने से जा सकते हैं आप, उससे ज्यादा गए तो ऊपर की तरफ स्लिप होते. मिनिमम स्पीड इतना जाना, उससे कम गए तो नीचे की तरफ स्लिप होते. ऐसा आता. ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आती, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड. अब हम लोग फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड क्या रहती. मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड क्या रहती? जब मैक्सिमम स्पीड से जा रहा तो इट विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप अप द इंक्लाइंड प्लेन. जब मिनिमम स्पीड से जा रहा तो इट विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. समझ में आया? नो, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, देयर विल बी ए for roads with friction, there will be a range, there will be a range of speeds in which the vehicle can move without slipping across the road. Across the road. Why across the road? क्योंकि स्लिप हुई भी तो अक्रॉस द रोड ही होती ना, अलोंग द रोड तो ट्रैवल कर रही गाड़ी, तो स्लिप कैसा होती है? अक्रॉस द रोड होती. समझ गए? मतलब रोड के लेफ्ट पे या रोड के, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, एट मैक्सिमम स्पीड it has tendency to slip up the inclined plane. At minimum speed down the inclined plane. समझ गए? समझ में आया?
क्लियर? अब मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे? मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। मैक्सिमम स्पीड में बोलो क्या होता? फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आता बोलो? फ्रिक्शन किधर आता? इधर आता। समझ में आया? क्योंकि स्लिप कहाँ हो रही है? स्लिप कहाँ होने ट्राई कर रही है मैक्सिमम स्पीड पे? अप द इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन आता। समझ गए? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो। एट मैक्सिमम स्पीड V2 ले लेंगे। समझ गए? फ्रिक्शन विल बी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द डू यू एग्री? समझ में आई बात? ओके। एफ के दो कंपोनेंट्स है अभी, बोलो क्या क्या है? ये एफ कॉस थीटा है। ये क्या है? एफ कॉस थीटा है ये। और एफ साइन थीटा नीचे आता। ओके। एफ साइन थीटा नीचे आता इधर। तो ये है एफ साइन थीटा, दिखाई दे रहा? ये एफ साइन थीटा है, ठीक है। अब मेरे को ये बोलो, यहाँ पे कौन कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे? एक एन साइन थीटा दे रहा और एक एफ कॉस थीटा दे रहा। समझ में आई बात? एफ कॉस थीटा भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, एन साइन थीटा भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा। तो बोलो क्या क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू, अच्छा एम वी टू है ना ये, इक्वल्स टू एफ एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब वर्टिकली कौन से फोर्सेस बैलेंस करते बोलो? एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, एफ साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे की तरफ है। एफ साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे की तरफ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? एम जी प्लस एन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो उसका थोड़ा अगर रीअरेंज कर लिए तो क्या आता है? एम जी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, मगर एक बात बोलो, एफ इक्वल टू क्या होता? एफ इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता। लिमिट पे आना ना अपन, जब स्लाइड स्लिप होना स्टार्ट हो रहा, जब लिमिटिंग आ जाता, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप ना, हाँ, तो लिमिट आ जाता। तो मेरे को ये बोलो, एफ इक्वल टू क्या होता? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इक्वेशंस फिर से लिखो, क्या आते? ये इक्वेशंस फिर से लिखो, एम वी टू स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू कॉस थीटा प्लस एन इंटू साइन थीटा। अग्रीड? अच्छा, एम जी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा। समझ में आई बात? अब डिवाइड करो दोनों इक्वेशंस को।
हाँ वी स्क्वायर बाय आर जी, minus m cos theta plus m cos theta cancel. एन भी कैंसिल हो जाता, तो क्या आता म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय, Cos theta minus mu sin theta. समझ में आई बात? तो ये V2 है ना, तो V2 क्या आया अंडर रूट आर जी इंटू Mu cos theta plus sin cos theta by mu sin. समझ में आई बात? Yes. तो कंक्लूजन क्या है? दिस इज द Where is F मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड विथ विच the car the vehicle moving. can move on the road without slipping across the road. समझ में आ गई बात? क्लियर? अब देखेंगे मिनिमम रहे जब क्या होता, जब मिनिमम है जब क्या होता, फिर से देखेंगे, ठीक है? जब मिनिमम है स्पीड तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर रहती? डाउन द इंक्लाइन प्लेन रहती। तो यहाँ पे क्या लिखा था मैं? पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, ठहरो। At minimum speed V1 friction will be up the inclined plane, up the inclined plane। तो ये कट कर दे रहा हूं मैं। फ्रिक्शन कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये है फ्रिक्शन F। हाँ, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स बोलो। ये क्या रहता? F cos थीटा, और ये क्या रहता? F sin थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है, ठीक है? ये एंगल थीटा है, दिख रहा? ओके, अब मेरे को बोलो बैलेंस करके बोलो फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा बोलो? एक्चुअली एक बात बोलूं, एफ छोटा रहना एन साइन थीटा बड़ा रहना इन रियलिटी, समझ गए? क्योंकि सेंटर की तरफ आना, यहाँ पे एरो एन साइन थीटा का छोटा दिख रहा, एफ कॉस थीटा का बड़ा दिख रहा, ऐसा आ गया डायग्राम। बट समझ जाओ कि एन साइन थीटा एक्चुअली जो एरो है ना वो बड़ा रहता, एफ कॉस थीटा छोटा रहता, समझ गए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? सेंटर की तरफ एन साइन थीटा है और सेंटर के से अवे एफ कॉस थीटा है, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, समझ गए? एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, अब वेट बैलेंस, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे। एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा ऊपर है, एम जी नीचे है, तो क्या लिख सकते हैं? एन कॉस थीटा एम जी, और एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, बराबर? ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर दो, क्या आता? बी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस, अच्छा वो फिर से लिखेंगे इक्वेशन, फिर से लिखेंगे।
फिर से लिखेंगे तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाता है, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू n साइन थीटा माइनस म्यू इंटू n कॉस थीटा, और ये mg इक्वल्स टू क्या हो जाता, n कॉस थीटा। ये दोनों को डिवाइड करना है अपनों को, इधर इधर भी डिवाइड करना और इधर भी डिवाइड करना, ठीक है। बोलो पी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स n sin theta minus mu cos theta साइन थीटा minus mu cos theta माइनस म्यू कॉस थीटा। by cos theta plus mu sin theta। क्या कैसा कैंसिल होता, n कॉमन निकल जाता ऊपर, n कॉमन निकल जाता नीचे और कैंसिल हो जाता, ठीक है। Yes, sir. साइन थीटा माइनस Mu cos theta by cos theta plus mu sin theta। तो ये v1 है, क्या है, v1 है। ओके बोलो v1 क्या था, रूट ऑफ r into sin theta minus mu cos theta by cos theta plus mu cos theta by cos theta plus mu sin theta साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा plus mu sin theta बाय कॉस थीटा plus mu sin theta cos theta plus ये साइड। समझ में आई बात। तो v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। तो v2 क्या था, कहाँ गया जी v2, हाँ v2 ये है। अच्छा v2 में गौर करो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, नीचे क्या है, हाँ यहाँ पे v1 में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसलिए वो वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा। समझ में आई बात। yes sir फिर से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे v2 इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ rg into sin theta plus साइन थीटा प्लस mu cos theta by cos theta minus mu sin theta v1 क्या है, rg sin theta plus minus mu एक्चुअली देखो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली plus or minus सिर्फ साइंस डिफर करते सर आप थोड़ा ऊपर करो सर थोड़ा ऊपर करिए ना एक मिनट, तो v1 के पास v2 के पास हाँ v1 में क्या फर्क होता है, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस प्लस। हाँ बोलो ऊपर क्या, क्या स्थान और ऊपर और v2 के पास क्लियर, yes समझ में आई बात। नीचे आप उल्टा लिखिए ना sin theta plus sin theta plus राइट इज निकल वही है ना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा या म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही होता ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है ना अम्मा, हाँ वही सर ठीक है क्लियर। यस सर यस करना सर दोनों को एक साथ और एक चीज देखो, और एक चीज गौर करो यहाँ पे, इफ म्यू इज 0 v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा, दिख रहा, ऊपर म्यू 0 डालो तो भी tan थीटा आ जाता आर जी, नीचे 0 डालो म्यू तो भी क्या आ जाता आर जी tan थीटा आ जाता। समझ में आई बात, समझ में आई। इसका मतलब म्यू जैसा जैसा बढ़ाते जाते ना वैसा वैसा रेंज बढ़ते जाती है आपकी,
म्यू जैसा जैसा कम करते जाते रेंज कम होती, जैसे म्यू 0 हो जाता रेंज एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती रेंज की। समझ में आई बात? और एक बात बोलता हूँ, और एक बात, जब आप Vmax पे चला रहे तो फ्रिक्शन किधर रहता? डाउन द इंक्लाइन प्लेन रहता, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। Vmax पे चला रहे, आप किस पे चला रहे? Vmax पे चला रहे और आप स्पीड कम कर दिए। फॉर एग्जाम्पल देखो देखो, अगर स्मूथ सरफेस पे v की वैल्यू, स्मूथ सरफेस पे v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है, क्या है? 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा आपको क्या आता? 30 मीटर पर सेकंड आता, और v max 40 आया, कैलकुलेट करे तो v min कितना आया? 20 आया। समझ गए? v min कितना आया? 20 आया। समझ गए? v min कितना है? 20, v max कितना है? 40। 40 पे जब चला रहे ना, फ्रिक्शन किधर रहता? डाउन द इंक्लाइन प्लेन रहता। 40 से ज्यादा भी चला है तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन रहता, मगर स्लिप होते रहता। ठीक है, अच्छा 40 पर चला रहे आप, फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है। 40 से कम कर दिया, 39 कर दिया, तो फ्रिक्शन भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन रहता, मगर थोड़ा कम हो जाता, एडजस्ट कर लो। समझ गए? 35 पे और थोड़ा कम हो जाता, 32 पे और थोड़ा कम हो जाता, 30 पे जब चला रहे तो फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो हो जाता, फ्रिक्शन जीरो हो जाता। फिर 29 पे चला रहे तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन आता। समझ गए? और स्लो चला रहे तो और अप द इंक्लाइन प्लेन आता। समझ गए? 20 से भी चला रहे तो अप द इंक्लाइन प्लेन ही रहता, 20 से कम में भी चला रहे तो भी अप द इंक्लाइन प्लेन ही रहता, मगर नीचे साइड। समझ में आई बात? क्लियर? और एक बात बोलता हूं मैं, और एक बात देखो, ये जो V1 है, क्या है? V1 है, कुछ आती वैल्यू, कब आती मालूम? वैल्यू जब sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos थीटा, V1 की कुछ वैल्यू आती। समझ में आई बात? इफ sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos थीटा, V1 की कुछ रियल वैल्यू आती, मगर अगर sin थीटा इज लेस देन म्यू cos थीटा तो नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव का रूट कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव का रूट कोई मीनिंग नहीं है ना। तो देखो व्हाट हैपेंस इफ, देखो इफ observe V1 for it to be a real value, क्या है? for V1 to be a real value, क्या क्या? for V1 to be a real value क्या? बोलो भाई, for V1 to be a real value, बोलो। sin theta must be greater than theta. sin theta must be Greater than mu cos theta. म्यू cos theta। if sin theta greater than or equal to, if sin theta is less than mu cos theta, then V1 doesn't Is not real. exist, or V1 has no real value, V1 is not real, is not real. Why? sin theta is less than mu cos theta मतलब क्या? tan theta is less than mu और theta is less than tan inverse of mu। कैपिटल लिखना पड़ता है, क्या लिखना? कैपिटल, हाँ, tan inverse of mu that is less than alpha, sorry, which is alpha, theta is less than alpha। इसका मतलब थीटा लेस देन अल्फा है, तो अगर ट्रक रुक के भी है तो स्लिप नहीं होती। इसका मतलब इसकी कोई मिनिमम स्पीड नहीं रहती, मिनिमम स्पीड इनडायरेक्टली क्या होती? जीरो हो जाती। समझ गए? मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है या एंगल इतना छोटा है थीटा का कि इवन इफ द ट्रक इज नॉट मूविंग इट विल स्टे देयर, कोई मिनिमम स्पीड से जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? मगर अगर थीटा का वैल्यू ज्यादा है tan इनवर्स म्यू से, तो ट्रक ठहर के नहीं रह सकती, ट्रक को कुछ स्पीड से जाना पड़ता मिनिमम रहने के लिए, अदरवाइज इट विल स्लिप डाउन द इंक्लाइन। समझ में आई बात? क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट।
सबर सबर। सपोज मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जब टर्न कर रहे रोड पे टर्न कर रहे मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल बेंड करते देखे? कभी देखे क्या कोई स्ट्रेट ऐसी मोड़ ले रहा मोटरसाइकिल? नहीं मोड़ सकता, गिर जाता। ठीक है, तो जब मोड़ रहे मोटरसाइकिल जब टर्न कर रहे ना, जब क्या करना पड़ता? बेंड करना पड़ता। अब बेंड क्यों कर रहे देखो, बेंड क्यों कर रहे देखो। सपोज ऐसा आ रहा मोटरसाइकिल वाला, तो समझ जाओ क्या। अच्छा, मोटरसाइकिल ये पॉइंट पे टिकी हुई है, दिख रहा? ये पॉइंट पे टिकी हुई है मोटरसाइकिल, ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, और पॉइंट ओ पे समझो। ये क्या है? पॉइंट ओ है ना। मोटरसाइकिल का सेंटर ऑफ मास रहता कुछ। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? पूरा मास उधर है बोले ऐसा, किसका? मोटरसाइकिल प्लस मोटरसाइकिलिस्ट का, दोनों का मिला के। वो सेंटर ऑफ मास सपोज इधर है, किधर है? इधर। वो पे नहीं रहता भाई, सेंटर पे रहता कहीं उसका, समझ गए? उसका वेट जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है उधर रहता। तो मोटरसाइकिल का वेट किधर लगता बोलो? और वेट इधर आता, मोटरसाइकिल का वेट इधर आता। ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है, सी। ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास सी है। इसको बोलते हैं हम लोग एम जी। क्या क्या बोलते हैं? इसका वेट इधर लग रहा ना? अच्छा, ये टर्न कर रहा है ऐसे, तो रोड कौन से डायरेक्शन में जा रही? ऐसा जा रही, मतलब अब थोड़ा आगे जाने के, ये मोटरसाइकिल अपनी तरफ आ रही ना, तो अपने राइट में जाती है रोड, दिख रहा? सी मोटरसाइकिल इज कमिंग टुवर्ड्स अस, उसका फ्रंट पार्ट है मोटरसाइकिल का ये। हाँ, रोड किधर टर्न हो रही? राइट की तरफ, अपने राइट की तरफ, और वो मोटरसाइकिल के लेफ्ट की तरफ। फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट इट इज लेफ्ट, फॉर अस इट इज बिकॉज वी आर फेसिंग इट। हम दोनों का अपोजिट रहता, राइट और लेफ्ट। समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर रहता? राइट, अपने राइट पे रहता, वो मोटरसाइकिलिस्ट के लेफ्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर रहना इसका, इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर रहना इसका। समझ में आई बात? क्लियर? तो एफ सेंट्रीपिटल है। एक काम करेंगे हम लोग, मोटरसाइकिल पे ठहर के प्रॉब्लम करेंगे, मतलब मोटरसाइकिल के साथ जाते हुए प्रॉब्लम करेंगे। तो क्या होता बोलो? मोटरसाइकिल के फ्रेम पे प्रॉब्लम कर रहे, तो इट इज अ रोटेटिंग फ्रेम। हंस रहे क्या हम? अब मैं इससे अच्छा नहीं ड्रॉ कर सकता। See, we are on an accelerating frame. In particular, we are on a rotating frame. If we are on a rotating frame, centrifugal force आता सेंटर से बाहर की तरफ आता। क्या आता? सेंटर से बाहर की तरफ आता। ये क्या है? देखो, वो जो पॉइंट है हम जहाँ बैठ के है, उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। क्यों? जो भी सर्कल पे जा रही चीज, उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल रहता, रेडियली इनवर्ट रहता। अब हम कोई फ्रेम में बैठे जिसका एक्सेलरेशन ए है, उस पर सूडो फोर्स आता -ma, उस पर सूडो फोर्स आता -ma, और वो रेडियली आउटवर्ड रहता। क्या रहता? रेडियली आउटवर्ड, और ए के ऑपोजिट रहता, इसलिए -ma बोल रहे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? अगर इसकी स्पीड v है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड v है, तो इसकी वैल्यू क्या रहती? mv² r। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा मोटरसाइकिल पे, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम कैसा कर रहे हैं? मोटरसाइकिल के फ्रेम में कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है कहाँ पे लग रहा? रेडियली आउटवर्ड लग रहा, और क्या है वो? mv² है। डू यू एग्री? ओके, यहाँ पे गौर करो, mg नीचे की तरफ लग रहा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा? लेफ्ट की तरफ लग रहा नहीं लग रहा? अच्छा, एक चीज गौर करो, ये जो पॉइंट ओ है ना, पॉइंट ओ के अक्रॉस रोटेट हो रही मोटरसाइकिल, दिख रहा? उन सीधा करा, टेढ़ा करा या बेंड करा मोटरसाइकिल, तो वो पॉइंट ओ के अक्रॉस बेंड होती। ठीक है, अब ये जो mg है ना, mg जो है ना, मोटरसाइकिल पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा, दिख रहा? mg मोटरसाइकिल पे
क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा। क्या क्या जोर से बोलो भाई। देखो भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे इधर फोर्स लगा रहे हैं आप, तो इधर 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 रोटेट होता ना, और इधर लगा रहे अगर आप फोर्स तो इधर रोटेट होता ना। समझ में आई बात? अगर कोई चीज यहाँ पे फिक्स होके है, इधर फोर्स लगाए तो इधर रोटेट होता, इधर फोर्स लगाए तो इधर रोटेट होता। अगर कोई पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, यहाँ से रोटेट हो रहा, इस पे इधर फोर्स लगाए तो क्लॉकवाइज रोटेट होता, इधर फोर्स लगाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता। समझ में आया? अच्छा, टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? टॉर्क इज डिफाइंड एज product of force and perpendicular distance from the line of action of force to the axis of rotation. From the line of action of force to axis of rotation. समझ में आई बात? अच्छा, ये जो O से ये जो डिस्टेंस है ना, उसको h ले लेंगे। क्या ले लेंगे? h। थोड़ा ऐसे ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? ये डिस्टेंस h ले लेंगे, ठीक है? ये डिस्टेंस है h, O से लेके C तक डिस्टेंस क्या है? h है। समझ में आई बात? ये डिस्टेंस h है, ठीक है? ये जो मोटरसाइकिल बेंड करा ना, वो एंगल क्या होता? जो मोटरसाइकिल बेंड करा वो एंगल क्या होता? ये जो एंगल दिख रहा, ये जो मोटरसाइकिल, ये जो रेड वर्टिकल लाइन है, वो एक्चुअल पोजीशन है मोटरसाइकिल का। तो बेंड कितने से करा ये? भाई ये बेंड कितने से करा? अरे भाई जो भी बेंड करा वो एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये एंगल भी क्या होता? कौन सा? पहले करने दो। ये एंगल क्या होता? कैसे मालूम? वेरी गुड, दोनों अल्टरनेटिंग एंगल्स है। समझ में आया? आया ना? अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होता? बोलिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता? बोलिए। डिस्टेंस क्या होता? देखो ये तो h है ना, हाइपोटेन्यूज h है, ये थीटा के ऑपोजिट वाला है, थीटा के ऑपोजिट वाला, ये वाला h है ना। ये वाला h है, ये साइड h है, दिख रहा? ये साइड h है, दिख रहा? क्लियर? तो ऑपोजिट वाला क्या होता है? h h साइन थीटा होता। समझ में आई बात? और ये साइड क्या होता? बोलो, ये साइड क्या होता? h cos थीटा होता। समझ में आया? अब मेरे को ये बोलो, इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा? अबाउट पॉइंट O। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन लगा रहा? पहले mg लगा रहा, mg लगा रहा। mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ रोटेशन से? h sin थीटा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज mg h sin थीटा। डू यू एग्री? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? और काउंटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? एक मिनट। टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लग रहा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन h cos थीटा है।
For motorcycle to balance. For motorcycle to balance. clockwise torque Must be equal to anti-clockwise torque. तो क्या आता बोलो जल्दी mg h sin theta must be equal to तो मोटरसाइकिल जो बेंड करता वो एंगल पे कितना रहना tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg और उसके अलावा फ्रिक्शन शुड बी देयर फ्रिक्शन भी रहना फ्रिक्शन रहने से ही ओ पे टिके है वो अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो स्लिप हो जाता फ्रिक्शन रहने के बाद जो है ना उन्हें बेंड करना एंगल इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg से वो साइकिल रहने दो मोटरसाइकिल रहने दो या कुछ भी टू व्हीलर रहने दो ही हैज टू बेंड विद v स्क्वायर बाय rg अब ये जो बेंड कर रहे हैं सिर्फ टू व्हीलर्स कर सकते हैं फोर व्हीलर्स नहीं कर सकते समझ गए तो फोर व्हीलर्स में एक और प्रॉब्लम रहता है उसको बोलते हैं टॉपलिंग वो नेक्स्ट टॉपिक है करेंगे अब कल करेंगे ठीक है हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है इसको बोलते हैं टॉपलिंग कब होती क्या फ्रिक्शन इनफ है मगर क्या है गाड़ी पलट जा रही गाड़ी जो है ना पलट जा रही फॉर एग्जाम्पल जनरली ऑटोस में देखने को मिलता है ऑटो रिक्शा में पलटा दिया तो उड़ जाता ऑटो ऐसा समझ गए ओके वी विल कंटिन्यू टुमारो और नेक्स्ट क्लास हाँ स्लिप हो गई तो फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप होती नहीं जीरो नहीं जितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है अगर वो लिमिटिंग के बाहर हो गया तो स्लिप हो जाती मोटरसाइकिल नहीं है तो कैसा भी स्लिप होती कम रहे तो भी स्लिप होती